मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। अक्सर ओपीडी में ये प्रश्न आता है कि मैम हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरकोर्स के बाद, साथ रहने के बाद सारा सीमेन बाहर आ जाता है, और क्या यही वजह है हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंटरकोर्स के बाद, साथ रहने के बाद सीमेन का बाहर आना, यानी कि फ्लूइड बाहर आना, ये इनफर्टिलिटी की वजह हो सकती है क्या? तो आइए हम जानेंगे ये सीमेन, ये फ्लूइड होता क्या है। ये सीमेन में सिर्फ स्पर्म्स नहीं रहते, ये सीमेन में स्पर्म्स होते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम, उसकी मात्रा वैसे बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। नॉर्मल सीमेन में स्पर्म की मात्रा 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा रहती है, लेकिन ये स्पर्म्स के साथ उसमें पानी रहता है, उसमें सेमाइनल फ्लूइड रहता है, उसमें प्रोस्टैटिक सिक्रीशंस रहते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं, जिसकी वजह से गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, यानी कि उसमें स्पाज़म आ सकता है। इसके साथ ही उसमें बैक्टीरियाज रहते हैं, पसल्स रहते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट रहता है, म्यूकस रहता है, इम्यून सेल्स रहते हैं। तो इन सारे पदार्थों से भरा हुआ ये सीमेन होता है। कंसीव होने के लिए हमें सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत होती है। वैसे देखा जाए तो हर मंथ स्त्री के शरीर में सिर्फ एक ही अंडा बनता है, और जब हम पुरुषों को देखेंगे तो उनमें हर रोज लाखों स्पर्म का निर्माण होता है। तो आइए हम जानेंगे ये एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए हमारा शरीर लाखों स्पर्म्स का निर्माण क्यों करता है। जब स्त्रियों का ओव्यूलेशन हो जाता है तो फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और फॉलिकल रप्चर होने के बाद एक छोटा सा बीज बाहर निकलता है। ये इतना छोटा रहता है कि वो हमारे आँखों से दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ 120 माइक्रोन का रहता है। हमारी गर्भनलिका वो अंडे को अंदर लेती है और अपना अंडा फैलोपियन ट्यूब में स्थित होता है। जब उस दौरान हम साथ में रहते हैं, हमारा इंटरकोर्स होता है, तो सीमेन वजाइना में गिर जाता है। अपना वजाइना पहले से ही इतना एसिडिक रहता है, तो बहुत सारे स्पर्म्स वहीं मर जाते हैं। लेकिन जो एक्टिव स्पर्म्स रहते हैं वो गर्भाशय के मुख से अंदर चले जाते हैं और वो गर्भगुहा में प्रवेश करते हैं। वैसे तो प्रकृति ने गर्भाशय मुख नाम की एक छलनी स्त्रियों में बनाई है, क्योंकि सारा सीमेन जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, पस सेल्स है, बैक्टीरियाज है, वो अंदर चला जाता तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा होते थे। और यही वजह है प्रकृति ने गर्भाशय का मुख नाम की एक छलनी बिठाई है, जिससे सिर्फ एक्टिवली मोटाइल यानी कि गतिशील स्पर्म्स ही अंदर चले जाते हैं। इंटरकोर्स के दौरान जब स्त्रियों को ऑर्गेज्म हो जाता है तो गर्भाशय को कंट्रैक्शंस आना शुरू हो जाता है, और ये मदद करता है स्पर्म्स को ऊपर पहुंचाने की। लेकिन वो ऊपर पहुंचने के लिए क्या ऑर्गेज्म होना ज़रूरी होता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटरकोर्स के बाद 2 से 5 दिन तक अच्छे हेल्दी स्पर्म हमारे गर्भाशय में, यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में जिंदा रह सकते हैं। और ये भी काफ़ी होता है उस अंडे का मिलन कराने के लिए। इजैकुलेशन के बाद अच्छे स्पर्म को अंडे तक पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही लगता है। हालांकि देखा जाए तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, हार्डली 20 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन अच्छे स्पर्म को अंडे तक पहुंचने के लिए आधा घंटा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरकोर्स के बाद, संबंध आने के बाद आप आधा घंटा लेटे रहिए। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है कि संबंध के बाद आपको कितनी समय तक लेटे रहना है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया इंटरकोर्स के बाद, साथ रहने के बाद जो फ्लूइड तुरंत बाहर आ जाता है,
ये इनफर्टिलिटी यानी कि बेबी कंसीव ना होने की वजह नहीं हो सकती। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये प्रेगनेंसी, गायनिक, इनफर्टिलिटी, आईवीएफ रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।